नमस्कार, स्वागत है आपका श्री कर्णी एकेडमी एंड एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर डॉक्टर हबीब पठान। यहाँ हम बात कर रहे हैं आनुवंशिकता की। पिछले कई लेक्चर से हम आनुवंशिकता पढ़ रहे हैं, आनुवंशिकता के बारे में, मेंडल के बारे में जान रहे हैं और मेंडल से काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। मेंडल के अपवाद भी हमने देख लिए, मेंडल के क्या अपवाद थे उन अपवादों की भी हमने बात कर ली है। आज हम बात करेंगे गुणसूत्र तथा कुछ ऐसे विकार। आपको याद होगा कुछ लेक्चर्स पहले हमने पढ़ा था मेंडलीय विकार। कुछ विकार थे जो मेंडलीय विकार जिनको हमने कहा था जीन के कारण हो रहे थे। अब कुछ ऐसे विकार हैं जो सामान्यतः पाए जाते हैं हमारे आसपास के लोगों में, हमारे अंदर, और उनका मुख्य कारण है गुणसूत्र। गुणसूत्र क्या है, किस प्रकार से ये बना होता है, क्या इसकी संरचना है और किस प्रकार ये विकृति विकार उत्पन्न कर रहा है, इसकी बात हम करेंगे। वैसे गुणसूत्र की संरचना हमारे आज का टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूंगा। उसका कारण ये है कि अगर आपको गुणसूत्र के बारे में पता नहीं होगा तो इस लेक्चर को समझना थोड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए वैसे गुणसूत्र हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर, आणविक जीव विज्ञान में पढ़ा जाता है उसको, तो वहीं पर हम गुणसूत्र के बारे में पढ़ते हैं। परंतु फिर भी यहाँ पर भी कुछ डिस्कस कर लेंगे जिससे आपको आसानी हो इस लेक्चर को समझने में, किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो हमारा टॉपिक है गुणसूत्र तथा गुणसूत्रीय विकार। तो यहाँ देखिए आप, गुणसूत्र की इमेज आपके सामने है, आपको दिख रहा है, यहाँ पर गुणसूत्र दिख रहा है और आपने देखा होगा गुणसूत्र की संरचना किस प्रकार की होती है। जब गुणसूत्र को हम देखते हैं तो गुणसूत्र हमें कुछ इस प्रकार का ही दिखाई देता है, एक एक्स की तरह, बिल्कुल एक एक्स की तरह हमको दिखाई देता है कुछ इस तरह से। परंतु जब हम एक गुणसूत्र को बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको, अगर आप जूम करेंगे तो ये गुणसूत्र आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। यहाँ एक बिंदु होता है जिसे गुणसूत्र बिंदु कहा जाता है और साथ में इस तरह से, तो एक गुणसूत्र बिंदु पर इसकी दो भुजाएं लगी रहती है। तो इस तरह से यहां पर ये आपका गुणसूत्र है। तो गुणसूत्र, अब ये अर्ध गुणसूत्र कहा जाता है इनको। गुणसूत्र जब ये जुड़ जाते हैं, जब यहां आप इन्हें जोड़ दें तब ये गुणसूत्र कहलाएंगे। ये है एक गुणसूत्र और प्रत्येक गुणसूत्र दो अर्ध गुणसूत्रों से मिलकर बना होता है। कुछ नाम है जिनको जानना आपके लिए आवश्यक है। इस संरचना जो आप देख रहे हैं, जो चित्र आपके सामने है, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि एक अच्छा सा चित्र मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ लगाया। ये चित्र इसलिए है क्योंकि यहाँ से आप एक गुणसूत्र की संरचना को समझ पाएंगे। एक गुणसूत्र बना हुआ किससे होता है, आपका आनुवंशिक पदार्थ क्या है, क्या है आपका आनुवंशिक पदार्थ। आप सुनते हैं, आप पढ़ते हैं आपका आनुवंशिक पदार्थ डीएनए, कोई कहता है आपका आनुवंशिक पदार्थ गुणसूत्र है। तो कुछ नाम है, जैसे एक नाम है डीएनए, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, एक नाम है गुणसूत्र, एक नाम है क्रोमेटिन, एक नाम है क्रोमेटिड। क्रोमेटिड को ही अर्ध गुणसूत्र कहा जाता है, क्रोमेटिड को ही अर्ध गुणसूत्र कहा जाता है। तो यहां पर कुल 4 नाम मैंने आपको बताया। अब ये नाम है क्या और ये किस से बने होते हैं और किस प्रकार यहाँ आपके सामने आपके काम आएंगे इस चैप्टर के अंदर, इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे गुणसूत्र की। सबसे पहले बहुत सिंपल और बहुत सरल भाषा में और बहुत छोटे संक्षिप्त में मैं आपको गुणसूत्र की संरचना बता रहा हूँ, क्योंकि गुणसूत्र की संरचना अगर आप पढ़ेंगे तो आपको 2 लेक्चर लग जाएंगे, कम से कम 45 मिनट के, तब जाके 1.5 घंटा अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि गुणसूत्र का निर्माण होता कैसे है। लेकिन यहाँ समझने के लिए मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताता हूँ। देखिए, हमारे शरीर के अंदर होता है हमारा डीएनए, कुछ इस तरह का एक द्विकुंडलित संरचना है, एक रेखित द्विकुंडलित संरचना है जिसको डीएनए कहा जाता है। डीएनए से निर्माण होता है डीएनए प्लस हिस्टोन, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, ये मिलकर निर्माण करते हैं क्रोमेटिन का। ये निर्माण करते हैं, वैसे तो निर्माण करेंगे न्यूक्लियोसोम का, ये निर्माण करेंगे न्यूक्लियोसोम का। न्यूक्लियोसोम से निर्माण होता है क्रोमेटिन का, न्यूक्लियोसोम से निर्माण हो रहा है क्रोमेटिन का, और क्रोमेटिन से निर्माण होता है गुणसूत्र का। ये कुछ इस तरह से है जैसे आपने अगर कभी पतंग उड़ाई है आप लोगों ने, तो देखें पतंग में क्या होता है। अगर आप अकेले पतंग उड़ा रहे हैं, आपके पास कोई दूसरा साथी नहीं है,
जो आपके पतंग का धागा समेटे या उसको खोले। तो आप जब पतंग उड़ा रहे, धागा तो आप खोल दिया, आपने पतंग उड़ाई बहुत लंबी की, लेकिन जब आपको उसको समेटना है, नीचे उतारना है, तब आप क्या करेंगे? आप नहीं समेट पाएंगे उसको। तो आप क्या करेंगे? उस धागे को पूरी छत पर फैला देंगे, जहां आप खड़े हैं उस सतह पर आपने उसको फैला दिया है। अब ये जो फैला हुआ धागा है, ये है आपका क्रोमेटिन। ध्यान से सुने, उलझे हुए धागों के समान संरचना होती है क्रोमेटिन की, जो हमारी प्रत्येक कोशिका के अंदर उपस्थित है, हमारी प्रत्येक कोशिका में उपस्थित है। ठीक है, परंतु जो कोशिकाएं विभाजित हो रही है उसी में आपको प्राप्त होता है गुणसूत्र। आपको सभी कोशिकाओं में गुणसूत्र प्राप्त नहीं होता है। हमारी सभी कोशिकाओं में तो क्रोमेटिन है, लेकिन जो कोशिकाएं विभाजित होती है उनमें अब गुणसूत्र का निर्माण होगा। गुणसूत्र का निर्माण कैसा होगा समझे। ये धागा जो आपने छत पर फैला रखा है, इसको आप फोल्ड करना स्टार्ट करें, लपेटना स्टार्ट करें, समेटना स्टार्ट करें। कहां पर? अपने हाथ पर। तो आपका जो हाथ है, इस हाथ का अंगूठा और सबसे आखिरी उंगली, इन पर कुछ इस तरह, जिस तरह से मैं दिखा रहा हूं, आपने किया होगा कई लोगों ने। तो इस तरह से आप इसको फोल्ड करना स्टार्ट करें और उस धागे के 46 बंडल बनाए। कितने बंडल? 46। तो कुल 46 बंडल आप बनाए उस उलझे हुए धागे के, जो आपकी छत पर आपने फैला रखा है। वो जो बंडल होंगे 46 बंडल, ये मान ले वो 46 बंडल आपके 46 गुणसूत्र है। तो इस प्रकार क्रोमेटिन को संघनित अवस्था में लाने पर, उसका संघनन करने पर आपके निर्माण हो जाता है गुणसूत्र का। ठीक है, तो इस तरह से ये गुणसूत्र के बारे में एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन है जो आपके सामने लिखी हुई है। ऑफ मिस्टर स्ट्रॉसबर्गर, जिन्होंने सबसे पहले देखा था गुणसूत्रों को, जिन्होंने सबसे पहले इसका वर्णन किया था। और जो नाम इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया, सटन एंड बावेरी। तो यहाँ पर सटन एंड बावेरी कुछ नाम है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्होंने ही बताया था गुणसूत्रों के कारण ही आनुवांशिकता होती है। जो आपके लक्षण हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, इनका मुख्य कारण, इनको ले जाने वाले गुणसूत्र हैं। वैसे मेंडल ने तो कारक बताए थे और बाद में पता चला था कि कारक ही जीन है, लेकिन ये जीन गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं, ये बात बताई थी बाद में। और इसी से सटन और बावेरी ने के जो गुणसूत्र हैं वो लेकर जा रहे हैं आपके जितनी भी आनुवंशिक सूचना है उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। ठीक है, जीन क्या होता है? जीन होते हैं आपके डीएनए पर। जैसे आपका डीएनए आपको इमेज में दिख रहा होगा, जो इमेज आपके सामने है, इस इमेज में आपको डीएनए दिख रहा है। तो इस डीएनए के अंदर बहुत सारे, कई सारे नाइट्रोजन क्षार उपस्थित होते हैं, और ये जो नाइट्रोजन क्षार है, ये नाइट्रोजन क्षार एक जीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो आपका डीएनए, मान ले मैंने एक सीधा डीएनए बनाया, मैं यहाँ पर बना देता हूँ इसको, आपको समझना थोड़ा सा आसान रहेगा। इसको आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, और मैं तो यही चाहता हूँ आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होनी चाहिए समझने के लिए। आप देखें ध्यान से, जैसे आपका डीएनए है ये, तो द्विरज्जु की है, मैं द्विरज्जु की बना देता हूँ, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल सीधा बनाया, मैंने इसको घुमावदार नहीं बनाया जैसा आपका डीएनए होता है, मैंने सीधा बनाया। तो यहाँ पर इसके ऊपर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जैसे A, T, G, C, C, T, G, A, C, T, कुछ भी आप लिख सकते हैं, कितनी बार भी लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, आपका मन है, आप जितनी बार चाहें उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है, जो नाइट्रोजन क्षार है, न्यूक्लियोटाइड्स है, ये मिलकर निर्माण करते हैं एक जीन का। देखिए मैं फिर से बताता हूँ, अगर आपको गुणसूत्र की संरचना बहुत से समझनी है तो उसके लिए आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, आणविक जीव विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, उसके बिना आपको समझ में आना मुश्किल है। परंतु फिर भी मेरी कोशिश यहाँ पर यह है कि आपको इतना समझ में आ जाए कि आज का टॉपिक आपको समझ में आ जाना चाहिए गुणसूत्रों के कारण। तो यहाँ पर ये, जैसे मान ले 1 2 3 4 5 6, तो ये मिलकर निर्माण कर रहे हैं एक जीन का, इन्होंने निर्माण किया एक दूसरे जीन का। तो इस प्रकार से ये मिलकर यहाँ पर जीन का निर्माण कर रहे हैं। इस प्रकार से क्या कर रहे हैं? जीन का निर्माण कर रहे हैं। तो जीन डीएनए पर है, डीएनए से क्रोमेटिन बनता है, क्रोमेटिन से गुणसूत्र बनते हैं, और गुणसूत्र आपकी सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाते हैं। ये बात बताई थी सटन एंड बावेरी ने, जो आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। चले आगे बात करते हैं हम गुणसूत्र के प्रकार। सबसे पहले हम यह बात करेंगे गुणसूत्र के प्रकार की। जैसे देखें, आप सुने ध्यान से, जब हम प्रकार की बात कर रहे हैं तो प्रकार 2 प्रकार से हो सकते हैं। एक तो वे किस आधार पर बात कर रहे हैं हम, जैसे अगर एक ही प्राणी में बात करेंगे, एक ही प्राणी के अंदर, तो एक ही प्राणी में जब बात करें तो वहां पर 2 प्रकार के होंगे, अलिंग गुणसूत्र तथा लिंग गुणसूत्र। ठीक है, फिर से सुने,
अगर हम किसी एक ही जीव के अंदर बात कर रहे हैं कि उसके अंदर गुणसूत्र कितने प्रकार के हैं, तो उस जीव में गुणसूत्र 2 प्रकार के होंगे, अलिंग गुणसूत्र तथा लिंग गुणसूत्र। परंतु यदि हम बात कर रहे हैं ओवरऑल सभी जीवों की, समस्त प्राणियों की बात कर रहे हैं, तो इस पृथ्वी पर जितने जीव हैं उनकी अगर बात करें तो जो भी आनुवंशिक पदार्थ उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। 3 प्रकार से हम गुणसूत्रों को बांट सकते हैं, 3 भागों में बांटा जा सकता है। ये कौन सा है? सबसे पहला है वायरल गुणसूत्र। वायरल का मतलब क्या है? आपने एक नाम सुना होगा आजकल कि ये वीडियो वायरल हो गया, वो फोटो वायरल हो गई। तो वायरल गुणसूत्र का मतलब जो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ध्यान रखें आप। तो ये वायरल गुणसूत्र हमारे सोशल मीडिया वाला गुणसूत्र नहीं है। ये गुणसूत्र जो वायरस के अंदर होता है उसको कहा जा रहा है। तो वायरस के अंदर जो गुणसूत्र है उसे वायरल गुणसूत्र कहा है। अब वायरस की संरचना आपने देखी होगी कभी, मैं फिर से बता देता हूँ। वायरस की संरचना सबसे सरल है। वायरस की संरचना जितने भी जीव हैं उनमें सबसे सरल है। वायरस को सजीव तथा निर्जीव की योजक कड़ी माना जाता है। वायरस को सजीव तथा निर्जीव की योजक कड़ी माना जाता है, अर्थात इसमें सजीवों के गुण भी हैं और निर्जीवों के गुण भी है। दोनों के गुण ये धारण करता है, दोनों के गुण ये रखता है। किस प्रकार से? जब हम बात कर रहे हैं कि कोई भी जीव, कोई भी वायरस किस प्रकार से दोनों के गुणों को रख सकता है, तो जब हम बात करेंगे वायरस की, तो विषाणु, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? विषाणु या वायरस, आप कुछ भी इसको कह सकते हैं। देखें ध्यान से और सुने ध्यान से। एक वायरस जो आपकी त्वचा पर उपस्थित है, एक वायरस जो आपके सिर पर बालों में है, एक वायरस जो आपके कपड़ों में है, एक वायरस अभी चल रहा है कोरोना वायरस, कोविड-19। तो एक कोरोना वायरस जिसका नाम आपने सुना होगा, कोविड-19 जिसका नाम रखा है। ये वायरस या कोई भी वायरस जब हम बात कर रहे हैं तो निर्जीव सतह पर कुछ भी नहीं करता। वो निर्जीव सतह पर पड़ा रहता है जैसे वो स्वयं निर्जीव है। कोई भी वायरस किसी भी निर्जीव सतह पर एक निर्जीव के समान पड़ा रहता है। वो वहाँ पर किसी तरह की कोई भी एक्टिविटी, कोई भी जैविक क्रिया प्रदर्शित नहीं करता। ठीक है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिए कि एक वायरस आपकी त्वचा पर है, आपके बालों में है, आपके बैग पर है, आपके सिर पर है, आपके दीवारों पर है, आपके घर में है, कहीं पर भी है, लेकिन वो वहाँ कुछ भी, किसी भी प्रकार की जैविक क्रिया प्रदर्शित नहीं करेगा, निर्जीव के समान पड़ा रहेगा। तो अगर उसको, इसीलिए तो उसको निर्जीव कहा, लेकिन वो सजीव भी है। कैसे? यदि वह वायरस आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है, यदि वह वायरस आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है, तो उस स्थिति में अब वह वायरस अपना विभाजन करना शुरू कर देगा। वह वायरस, वह विषाणु अपना विभाजन करना प्रारंभ कर देगा, अपना विभाजन करेगा, अपनी संख्या बढ़ाएगा, जनन करेगा। और ये गुण किसका है? ये सजीवों का गुण है। ये गुण सजीवों का, इसी कारण इसे सजीव तथा निर्जीव की योजक कड़ी कहा है। ये दोनों के बीच की कड़ी है, सजीवों के गुण भी रख रहा है और निर्जीवों के गुण भी रख रहा है। तो यहाँ पर ये गुणसूत्र वायरस में पाए जाते हैं। यहाँ पर विषाणु मैंने लिखा है। ठीक है, तो विषाणु है या वायरस, आप कुछ भी इसको कह सकते हैं, बात एक ही है। इनमें गुणसूत्र की संख्या 1 होती है। एक ही आनुवंशिक पदार्थ, इनका गुणसूत्र एक ही होता है, तो एक से ज़्यादा गुणसूत्र नहीं होते। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखें, इनका जो गुणसूत्र है ये या तो आरएनए से बना होता है या फिर ये डीएनए से बना होता है। तो दोनों में से किसी से भी बना हुआ हो सकता है। देखिए एक चीज़ और, जब हम बात करते हैं आनुवंशिक पदार्थ की, आनुवंशिक पदार्थ क्या है? डीएनए है या आरएनए है? तो जब हम डीएनए या आरएनए की बात कर रहे हैं, आनुवंशिक पदार्थ क्या है, तो या तो हमारा आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है या फिर हमारा आनुवंशिक पदार्थ आरएनए है। तो हमारा आनुवंशिक पदार्थ है क्या? तो सिंपल सी कंडीशन है, हमारा जो आनुवंशिक पदार्थ है यहाँ पर, वो यहाँ तो इनका जो गुणसूत्र है या तो डीएनए से बना होता है या फिर ये बना होता है आरएनए से। और सबसे अच्छी बात ये है कि वायरस के शरीर में, विषाणु के अंदर या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा, परंतु हमारे साथ ऐसा नहीं है। हमारे अंदर आरएनए भी उपस्थित होता है, हमारे अंदर डीएनए भी उपस्थित होता है। तो हमारे शरीर में, हमारी कोशिका में आरएनए और डीएनए दोनों हैं, लेकिन आनुवंशिक पदार्थ के समान क्रिया कौन करेगा?
आनुवंशिक पदार्थ के समान जो क्रिया करेंगे वे डीएनए है हमारे शरीर में। परंतु विषाणु में या तो आरएनए है, और अगर आरएनए है तो वही आनुवंशिक पदार्थ होगा, और अगर डीएनए है तो वही आनुवंशिक पदार्थ होगा। जैसे जीवाणुभोजी की बात करते हैं तो जीवाणुभोजी में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है। आनुवंशिक पदार्थ यहाँ पर पाया जाएगा डीएनए। तो ये आपको यहाँ पर सिंपल सा याद रखना है। तो एक सिंपल सी कंडीशन है जो आप याद रखें और बहुत सरलता से आपको ये याद हो जाएगा। विषाणु के अंदर ध्यान दें, विषाणु में एक कैप्सिड पाया जाता है। कैप्सिड जो इसका बाहरी कवर है, कैप्सिड जो इसका बाहरी कवर है, इसका बाहरी कवर प्रोटीन का बना होता है। इस बाहरी कवर को, इस कवच को आप कैप्सिड कहते हैं, और इसकी इकाई है कैप्सोमियर। इस कवच की इकाई है कैप्सोमियर। तो आप बस इतना सा ध्यान रखें, किसी भी विषाणु में दो ही चीजें पाई जाती है, बस उसका बाहरी कवर जिसको एनवलप कहते हैं। एनवलप का मतलब है लिफाफा। तो ये एनवलप इसका प्रोटीन का बना होता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, आप देखें बिल्कुल इस पिक्चर के अंदर, इस पिक्चर में ऊपर मैंने प्रदर्शित किया है, आपको बिल्कुल क्लियर दिख जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन क्या है? प्रोटीन है, एक तरह का, एक प्रकार का प्रोटीन है जिससे इसका कवच बना हुआ है, इसका खोल बना हुआ है, और अंदर है न्यूक्लियोप्रोटीन जो इसका न्यूक्लिक अम्ल है, जो इसका डीएनए है। ठीक है, तो यहाँ पर डीएनए या आरएनए कुछ भी इसमें हो सकता है। परंतु जब जीवाणुभोजी की बात करेंगे तो जीवाणुभोजी में डीएनए पाया जाता है। इनका डीएनए रेखित होता है, बिल्कुल सरल प्रकार का डीएनए इनका मिलेगा आपको। तो यहाँ पर वायरस के बारे में मैंने आपको बताया, सिंपल सी इंफॉर्मेशन फिर से सुने। विषाणु सजीव तथा निर्जीव की योजक कड़ी है। इनमें या तो डीएनए पाया जाता है या आरएनए पाया जाता है। यदि डीएनए होगा तो वह डीएनए ही इनका आनुवंशिक पदार्थ होगा, अगर आरएनए है तो आरएनए ही इनका आनुवंशिक पदार्थ होगा। तो ये सिंपल सा आप इनमें ध्यान रखें। गुणसूत्र की संख्या इनमें एक ही मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये सिंपल सी इंफॉर्मेशन थी वायरल गुणसूत्र के बारे में। चलते आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र। तो हमारे पास अब दूसरा गुणसूत्र है प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र। प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र जो प्रोकैरियोट में पाया जाता है। अभी प्रोकैरियोट क्या है यहाँ पर मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास में है, मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन साथ साथ पता चलती रहे, जिससे अगर आपने पहले का कोई लेक्चर नहीं देखा है तो ये परेशानी नहीं होगा आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र की। ये पाए जाते हैं प्रोकैरियोट में, बिल्कुल इतना सा आपको याद रखना है। अब प्रोकैरियोट क्या है? तो जीव दो प्रकार के हैं, एक है प्रोकैरियोट और एक है यूकैरियोट। तो प्रोकैरियोट व यूकैरियोट दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं। वायरस के अलावा, वायरस विषाणु इन दोनों में नहीं आते। विषाणु ना प्रोकैरियोट में आते हैं ना यूकैरियोट में आते हैं, दोनों में ही नहीं आते हैं। ठीक है, परंतु जब हम बात करें प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की तो इसके अंदर सिंपल सा ध्यान रखें आप, क्या अंतर है। पहला अंतर, ये अंतर बहुत सरल है इनके और ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बिल्कुल मैं संक्षिप्त में ही बता रहा हूँ। तो इनके जो अंतर हैं वह अंतर भी आप बिल्कुल संक्षिप्त में याद रखें। जैसे पहला अंतर, इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, यूकैरियोट में सुविकसित केंद्रक उपस्थित। वैसे होता क्या है कि इनके अंदर केंद्रक टूटा फूटा पाया जाता है, जिसको बोलते हैं इंसिपेंट केंद्रक, या कहते हैं उसको न्यूक्लियोइड, उसको न्यूक्लियोइड भी कह सकते हैं। तो इनमें जो केंद्रक पाया जाता है वो कुछ पूर्ण विकसित नहीं होता, पूर्ण विकसित प्रकार का नहीं होता, इसलिए उसको कुछ मानते हैं नहीं भी मानते हैं। परंतु यूकैरियोट जो हम हैं, हमारे कोशिका में पूर्ण विकसित सुविकसित प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, हमारा केंद्रक सुविकसित प्रकार का कैसे है, उसके ऊपर यानी जो बना हुआ है, उसकी जो दीवार है, उसकी जो भित्ति है वह दो लेयर की है, दो परतों की है। तो दो परतों की दीवार इसकी बनी हुई है। ठीक है, परंतु यहां पर ऐसा नहीं मिलेगा, प्रोकैरियोट में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। दूसरी बात करते हैं, दूसरा तीन मेन डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा, तीन मुख्य अंतर जिनकी वजह से आप, जिनके कारण आप प्रोकैरियोट तथा यूकैरियोट में अंतर कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं। तो वो आपको याद रखने जरूर। वैसे तो बहुत सारे हैं, 10-12 हैं, उससे भी ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन वो एक अलग टॉपिक पढ़ते हैं, जब अलग टॉपिक है उसमें डिस्कस करेंगे। बस मैं आपको अंतर समझाना चाह रहा हूं। देखें दूसरा अंतर,
झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित, झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित। तो यहां पर झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित है, परंतु यहां पर यूकैरियोट में यह उपस्थित होंगे। फिर से सुने, प्रोकैरियोट में झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित है प्रोकैरियोट में, और लेकिन यूकैरियोट में ये झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित। अभी झिल्ली युक्त कोशिकांग क्या है? हमारे कोशिका के अंदर जो उसके अंगक पाए जाते हैं, जो संरचना है, जैसे आपने नाम सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाए, लाइसोसोम, अंतःप्रद्रवी जालिका, ये सभी कोशिकांग हैं, ये सभी कोशिकांग हैं। तो ये ऐसे कोशिकांग हैं जिन पर झिल्ली पाई जाती है। अब किसी पर दोहरी झिल्ली होती है, किसी पर एकल झिल्ली होती है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और लवक है तो उस पर दोहरी झिल्ली होती है, परंतु एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी जालिका, लाइसोसोम, गोल्जिकाए, ये सभी ऐसे हैं जिन पर एकल झिल्ली पाई जाती है। तो झिल्ली वाले कोशिकांग नहीं पाए जाते प्रोकैरियोट में, परंतु यूकैरियोट में पाए जाते हैं। और तीसरा अंतर यहां पर, तीसरा अंतर बिल्कुल सरल अंतर, प्रोकैरियोट में राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। 70S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक 70S और एक 80S। इनमें 70S प्रकार के मिलते हैं, और हमारे अंदर यूकैरियोट में मिलते हैं 80S प्रकार के राइबोसोम। राइबोसोम बिना झिल्ली वाले कोशिकांग है, ये ध्यान रखना। अगर आप एग्जाम में लिखते हैं या किसी को बताते हैं कि प्रोकैरियोट में कोशिकांग नहीं पाए जाते, हमारे अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं, ये आपका सेंटेंस बिल्कुल गलत है, नंबर कटवा देगा पूरे। झिल्ली वाले कोशिकांग, ये आप याद रखें। तो ये सिंपल सा मैंने आपको प्रोकैरियोट तथा यूकैरियोट में अंतर बताया। अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र और इसके उदाहरण। तो प्रोकैरियोट का उदाहरण है जीवाणु। इसका उदाहरण सबसे बड़ा, सबसे फेमस उदाहरण जीवाणु, बैक्टीरिया जिसको आप कहते हैं। इसका एक उदाहरण और है, हम उसे भी ले सकते हैं, वह है माइकोप्लाज्मा। इसका एक उदाहरण और है जो है माइकोप्लाज्मा। तो यहां पर माइकोप्लाज्मा भी इसका एक उदाहरण है। तो ये दो नाम आप याद रख सकते हैं, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, जो सिंपल सा आपके उदाहरण है प्रोकैरियोटिक कोशिका के। ठीक है, दोनों में कुछ अंतर है, हम वहां उनके अंतर की बात नहीं करेंगे। हम आते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र। और प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र क्या है? हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र की। तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र जो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, जो जीवाणुओं में पाए जाते हैं, उन्हें प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र हम कह रहे हैं। इनकी संख्या एक होती है, यह द्विरज्जुकी होता है, यह द्विरज्जुकी, यहाँ पर हम इसे द्विरज्जुकी करेंगे। तो यहाँ पर ये द्विरज्जुकी गुणसूत्र आपको मिल जाएगा और गोलाकार। अब ये द्विरज्जुकी गुणसूत्र और गोलाकार गुणसूत्र आपको याद रखना है। दो नाम इसके बारे में आपको याद रखने हैं। ये द्विरज्जुकी गोलाकार गुणसूत्र होगा। क्या होता है द्विरज्जुकी गोलाकार का अर्थ? देखें, यहाँ आपको ये दिखाई दे रहे हैं प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड इस चित्र के अंदर, इस चित्र में जो प्लाज्मिड है वो बिल्कुल सिंगल है तो बहुत सारे, लेकिन एक रज्जुकी है। अब ये रज्जुक का मतलब क्या है? देखिए, हमारा जो डीएनए है, हमारे डीएनए के अंदर दो लड़ियां हैं इस तरह से। तो ये जो दो लड़ियां हैं, इन्हीं को हम बायोलॉजी की, जीव विज्ञान की भाषा में रज्जुक कह रहे हैं। सिंपल भाषा में हम इसको रज्जुक कह रहे हैं। देखिए, शब्दों का बहुत महत्व है। आप कोई भी शब्द इधर उधर उपयोग में नहीं ले सकते, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप ये नहीं लिख सकते हमारा डीएनए द्विलड़ी है। हम रज्जुक वर्ड इसको यूज करते हैं, रज्जुक शब्द ज़्यादा उपयोगी है इसके अंदर। तो हमारा डीएनए भी, यूकैरियोट का डीएनए भी द्विरज्जुकी होता है, और इसी प्रकार प्रोकैरियोट का डीएनए भी द्विरज्जुकी होता है। तो उनमें भी द्विरज्जुकी डीएनए पाया जाता है। तो सिंपल सी कंडीशन है, सिंपल सी चीज है। यहाँ पर द्विरज्जुकी डीएनए है, ये द्विरज्जुकी डीएनए और कैसा है साथ में गोलाकार, कुछ इस तरह से। अगर हम इसे बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये देखें, बिल्कुल लगभग गोल बना है ये। तो यहाँ पर ये द्विरज्जुकी, दो रज्जुकों वाला गोलाकार डीएनए उपस्थित है। अब आपको तो यहाँ पर संरचना कौन सी दिख रही है? ये वाली, ये संरचनाएं दिख रही है गोल गोल, लेकिन ये इसका डीएनए नहीं है। आपको ये संरचना यहाँ गोल दिख रही है जैसी मैंने बनाई है, लेकिन ये इसका डीएनए नहीं है। इसका डीएनए ये वाला है, यहाँ पर ये जहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है डीएनए। ये देखें चित्र के अंदर, आप चित्र में कहाँ दिख रहा है आपको डीएनए? तो जहाँ पर डीएनए लिखा हुआ है वह इसका डीएनए है, वह इसका
गुणसूत्र का निर्माण करेगा। परंतु जब यहां पर बात करें इस संरचना की, जो यहां अलग से दिख रही है आपको, इसको कहते हैं प्लाज्मिड। ये संरचना है यहां पर प्लाज्मिड। अब ये प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड एक बहुत इंपॉर्टेंट संरचना है। प्लाज्मिड बैक्टीरिया में, जीवाणु में उपस्थित होती है और बहुत इंपॉर्टेंट संरचना है। इसको कह सकते हैं ये जीवाणुवीय गुणसूत्र का अतिरिक्त भाग है, अतिरिक्त गुणसूत्रीय भाग। ठीक है, तो आप याद रखें फिर से, प्लाज्मिड क्या है? जीवाणु में उसके गुणसूत्र का जो अतिरिक्त भाग है उसी को प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिंपल सा आपके प्लाज्मिड था। प्लाज्मिड के साथ में गुणसूत्र, इसका डीएनए भी उपस्थित होता है। बस आप इतना से याद रखें। तो ये सिंपल सी इंफॉर्मेशन थी प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र के बारे में। तो जो प्रोकैरियोट हैं, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, इनके अंदर डीएनए भी पाया जाता है, आरएनए भी पाया जाता है, परंतु इनका गुणसूत्र बना होता है डीएनए का। ये जो गुणसूत्र है ये बना होता है डीएनए का। ये भी आप याद रखें इसके अंदर। यहाँ सिंपल सी कंडीशन आप याद रखें। इसको मैं हटा देता हूँ। ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का जो अंतर है ये आपके काम का यहाँ पर नहीं है। बस वो एक समझे कि मैंने आपको याद दिलाने के लिए बताया, क्योंकि आपने पहले पढ़ रखा होगा इसको, और नहीं पढ़ा है तो फिर मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पर क्या इनमें अंतर है, तो आप सरलता से अंतर इनमें कर पाएंगे। जैसे हमने प्रोकैरियोट की बात की, तो प्रोकैरियोट के अंदर मैंने किसका नाम लिया है? जीवाणु और माइकोप्लाज्मा। अब इनके बाद में जितने भी जीव हैं उन सभी को यूकैरियोट में रखा गया है। जैसे पादप, सभी प्रकार के पादप, सभी प्रकार के फंजाई, कवक और सभी प्रकार के प्राणी, तो ये सभी जीव यूकैरियोट्स कहलाते हैं। तो उसके अलावा प्रोटिस्टा भी आ जाएंगे। प्रोटिस्टा भी क्या है उसकी बात करेंगे फिर कभी। तो प्रोटिस्टा के अंदर मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। तो ये सभी जो प्रोटिस्टा ग्रुप में आते हैं, इन सभी को भी यूकैरियोट ही कहा है। ये सभी यूकैरियोट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र के बारे में। चलते हैं आगे अपने ये एक मैं फिर से बता देता हूँ। ये जो चित्र है ये चित्र जीवाणु का है। ये चित्र यहाँ पर जीवाणु का एक नाम यहाँ लिखा हुआ है, एस्चेरिशिया कोलाई। एक नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, एस्चेरिशिया कोलाई। देखें आप, ये एस्चेरिशिया कोलाई एक जीवाणु का नाम है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं ई कोलाई। इस जीवाणु को ई कोलाई बोलते हैं। ये कहीं भी मिट्टी में पाया जाता है, हमारे आहार नाल में भी पाया जाता है। तो ये जीवाणु कहीं पर भी मिल सकता है, एक सरलता से उपलब्ध होने वाला जीवाणु है। तो ये संरचना जीवाणु के दोनों ही चित्र जो आपको स्लाइड में दिख रहे हैं, ये दोनों ही चित्र जीवाणु के हैं। ठीक है, और जीवाणु के अंदर उसका गुणसूत्र जो डीएनए से बना हुआ है, और साथ में प्लाज्मिड भी जो यहाँ पर उपस्थित है। प्लाज्मिड देखें आप, सुने समझे, प्लाज्मिड जीवाणु के अलावा आपको और नहीं मिलेंगे, इन्हीं के पास में है। तो बड़ी अच्छी बात है इनके पास है, क्योंकि इसका उपयोग बहुत ज़्यादा है। इनका उपयोग हम बायोटेक्नोलॉजी में, जैव प्रौद्योगिकी में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, वहीं पर इनका उपयोग आता है। चलते हैं अपनी अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो यहाँ पर अब आपके सामने है यूकैरियोटिक गुणसूत्र। अब ये यूकैरियोटिक गुणसूत्र क्या है? यूकैरियोटिक गुणसूत्र जो यूकैरियोटिक प्राणियों में पाए जाते हैं, यूकैरियोट्स में मिलते हैं, उन्हें यूकैरियोटिक गुणसूत्र कहते हैं। यूकैरियोट के उदाहरण क्या है? देखें यहाँ लिखा हुआ है, सभी प्राणी इसके उदाहरण हैं। उसके अलावा सभी पादप इसके उदाहरण। ये नाम यहाँ पर कुछ उल्टे लिखे हैं, मतलब बढ़ते से घटते क्रम की ओर, विकास के। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले आपके प्राणी जो यूकैरियोट है, पादप जो यूकैरियोट है, कवक को हम कह सकते हैं फफूंद, जिसको हम अपनी सामान्य भाषा में फंगस कहते हैं, फफूंद कहते हैं, वह कवक होती है। और सबसे लास्ट में प्रोटिस्टा। क्या है ये प्रोटिस्टा? प्रोटिस्टा के मेंबर जैसे मैंने आपको बताया था उदाहरण के, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, मैं नाम लिख देता हूं इनके, अमीबा, पैरामीशियम, आपने एक नाम और बहुत फेमस नाम यूग्लिना सुना होगा। यूग्लिना को सजीव तथा पादप तथा प्राणियों का कनेक्टिंग लिंक, योजक कड़ी माना जाता है। जैसे वायरस था सजीव और निर्जीव के बीच का, उसी प्रकार से यूग्लिना प्राणी व पादप, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये पादप और प्राणी, इन दोनों के बीच की जो योजक कड़ी है वो किसको माना गया है? यूग्लिना को माना गया है, क्योंकि इसमें पादपों के भी गुण होते हैं और प्राणियों के भी गुण होते हैं। यूग्लिना सामान्यतः ये वैसे जल में पाया जाता है,
सामान्यतः यह प्रकाश संश्लेषी है, इसके पास में हरित लवक उपस्थित होता है, उसकी सहायता से ये प्रकाश संश्लेषण करता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये था आपके युग्लिना का वो लक्षण जो पादपों से संबंधित है, पादपों के जैसा है, उनसे रिलेटेड है। इसी प्रकार अगर हम इसके प्राणी के लक्षण की बात करें, जैसे युग्लिना जब मान ले प्रकाश की अनुपस्थिति है, एक छोटा सा कोई कुआं था जिसके अंदर ये था, या कोई खड्डा था जिसके अंदर पानी भरा हुआ था और उसमें युग्लिना था, छोटा सा पॉन्ड या कुछ आप कह सकते हैं तालाब या कुछ भी, तो उसके ऊपर माने एक बड़ा पेड़ गिर गया और उसने पूरी तरह उसको ढक दिया, प्रकाश नहीं पहुंच रहा अंदर तक। तो उस स्थिति में अब ये युग्लिना प्रकाश संश्लेषी है, ये मरेगा नहीं, इसकी मृत्यु नहीं होगी, ये चला जाएगा गहराई के अंदर, इसका हरित लवक समाप्त हो जाएगा और ये प्राणियों के समान मृत गले सड़े पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करना शुरू कर देगा, कि दूसरे जीवों से अपना पोषण प्राप्त करना शुरू कर देगा, जैसे कि सभी प्राणी करते हैं। तो यहाँ पर युग्लिना आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पैरामीशियम, अमीबा, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट, ये कहीं ना कहीं मिलते रहते हैं, कहीं ना कहीं हम इनके बारे में पढ़ते रहते हैं, इसीलिए मैंने इनके बारे में बताया। चले आगे चलते हैं। तो अभी तक जो हमने गुणसूत्र पढ़े थे, वायरल गुणसूत्र और जीवाणुवीय गुणसूत्र, फिर से सुने, जो हमने वायरल गुणसूत्र और जीवाणुवीय गुणसूत्र पढ़े थे वो दोनों ही केंद्रक के अंदर नहीं होते, उनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती है। कवरिंग तो है लेकिन वो कोशिका की है, ठीक है, केंद्रक नहीं है। परंतु यहां पर यूकैरियोट का जो गुणसूत्र होता है, यूकैरियोट का गुणसूत्र केंद्रक के अंदर पैक रहता है, केंद्रक के अंदर पाया जाता है, केंद्रक के अंदर बंद होता है। इनके अंदर दो तरह के प्रोटीन भी मिल जाएंगे, यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन तथा नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो यहाँ पर दो प्रकार के प्रोटीन भी मिलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं और नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ पर कैरेक्टर है इसका, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, मैं फिर से बता देता हूँ, एक सिंपल सा मैं आपको लिख देता हूँ, आपको थोड़ा सा याद रहेगा। आपके डीएनए के अंदर क्या है, आपके पास में है नाइट्रोजन 4 प्लस शर्करा, बिल्कुल ध्यान से देखें, प्लस फॉस्फेट, ये मिलकर तीनों मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। ये तीनों मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो काम 1.5 घंटे में होता है वो मैं बिल्कुल आपको 5 मिनट में या 2 मिनट के अंदर बता रहा हूँ। न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर, कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर निर्माण करते हैं डीएनए का। ठीक है, कई डीएनए प्लस हिस्टोन मिलकर निर्माण करते हैं, डीएनए के साथ हिस्टोन के मिल जाने से निर्माण हो जाता है न्यूक्लियोसोम का। यहाँ पर न्यूक्लियोसोम का निर्माण हो जाएगा और न्यूक्लियोसोम, कई सारे न्यूक्लियोसोम मिलकर निर्माण करेंगे क्रोमेटिन का। तो यहाँ पर क्रोमेटिन का निर्माण होगा और क्रोमेटिन से निर्माण होता है गुणसूत्र का। तो यहाँ पर इस प्रकार से गुणसूत्र का निर्माण होगा। और ये सभी चीजें जो मैंने यहाँ पर नाम लिखे हैं, ये सभी केंद्रक के अंदर उपस्थित होती है। ये सभी चीजें जो मैंने नाम लिखे हैं यहाँ पर, ये सब कहाँ पर हैं, केंद्रक के अंदर उपस्थित है, यूकैरियोट में उपस्थित है। इसको आप अच्छे से याद रखें। अब इनकी संख्या कितनी होती है, जैसा हमने पढ़ा था, विषाणु के अंदर, जीवाणु के अंदर संख्या एक एक होती है, परंतु यहाँ पर क्या संख्या में ये होंगे, यहाँ पर इनकी संख्या होगी भिन्न भिन्न। क्योंकि देखें बहुत सारे जीव हैं, सभी जीवों में संख्या भिन्न होती है। जैसे आपके अंदर, मेरे अंदर गुणसूत्रों की संख्या है 46, आपके और मेरे अंदर गुणसूत्रों की संख्या है कुल 46। तो 46 गुणसूत्र उपस्थित है, परंतु दूसरे जीवों में 46 गुणसूत्र नहीं है। कुछ में 48 होते हैं, कुछ में 42 होते हैं, कुछ में 50 होते हैं, कुछ में 180 भी होते हैं। जैसे इनकी संख्या मैंने बताया यहाँ पर 1 से लेकर 1600 तक हो सकती है, 1 से लेकर 1600 तक एक गुणसूत्र भी हो सकता है कुछ निमेटोडा में। अब निमेटोडा क्या है, निमेटोडा कहते हैं हम एस्के हेलमिंथीस को, जो एस्के हेलमिंथीस के जीव हैं उन्हें हम निमेटोडा भी कहते हैं। तो आप इसको याद रखें। अभी है क्या, जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो क्लासिफिकेशन वर्गीकरण के अंदर
प्राणियों का पढ़ते हैं तो उसमें कुछ नाम आपने पढ़े होंगे, याद होगा आपको। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिंथेस, एस्केहेल्मिंथेस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकांडरमेटा, ये नाम कुछ हम पढ़ते हैं। तो उसमें जो नाम मैंने अभी बोला, फिर से सुने, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिंथेस, एस्केहेल्मिंथेस, एस्केहेल्मिंथेस को ही निमेटोडा कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ निमेटोडा ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर आपको एक ही गुणसूत्र प्राप्त होगा। कुछ निमेटोड में एक मिल रहा है, लेकिन कुछ प्रोटोजोआ ऐसे भी हैं जिनमें आपको 1600 गुणसूत्र तक मिलते हैं। तो 1600 गुणसूत्र तक आपको मिल जाएंगे किसी एक कोशिका। और सबसे बड़ी बात, प्रोटोजोआ के सदस्य एक कोशिकीय ही होते हैं, ठीक है। तो एक कोशिकीय होने के बाद भी इनके अंदर इतने सारे गुणसूत्र उपस्थित हैं। तो यहाँ पर यूकैरियोट जो है, इनमें गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग हो सकती है। इनके अंदर संख्या बहुत कम, मिनिमम से लेकर मैक्सिमम 1600 तक हो सकती है। अगर हम मानव की बात करते हैं, मनुष्य की बात करते हैं, तो हमारे शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कुल 46 पाई जाती है, जो 23 के 2 सेट में उपस्थित होती है। तो इस लेक्चर में आज हमने बात की है गुणसूत्रों के प्रकार की, जिसमें हमने 3 प्रकार के गुणसूत्र पढ़े। वायरल गुणसूत्र जो विषाणु में पाया जाता है, जीवाणुवी गुणसूत्र जो जीवाणु में पाया जाता है, और यूकैरियोटिक गुणसूत्र जो यूकैरियोट में पाया जाता है। एक चित्र जो यहाँ ऊपर देख रखा है, मैं इसको भी बता देता हूँ थोड़ा सा। आप देखें, जो मैंने नीचे लिखा है ये वही तो है। देखें फिर से, इसमें आप इसको अपने राइट हैंड से लेफ्ट की तरफ जाएं तो इसमें आप देखेंगे कि डीएनए बनाया हुआ है। डीएनए की डबल हेलिक्स लिखा हुआ है। डबल हेलिक्स मतलब द्विरज्जु की। तो हमारा ये यूकैरियोट का डीएनए भी कैसा होता है? यूकैरियोट का डीएनए भी द्विरज्जु की रेखित होता है। इससे पहले वालों का क्या था? गोलाकार था, रेखित भी था, परंतु यहां पर हमारा डीएनए द्विरज्जु की और रेखित है। तो ये डीएनए है। डीएनए आगे हिस्टोन के साथ मिलता है। देखें ये लिखा हुआ है हिस्टोन्स। तो डीएनए प्लस हिस्टोन निर्माण करेंगे न्यूक्लियोसोम का। न्यूक्लियोसोम से मिलकर निर्माण होगा क्रोमेटिन का। तो यहां पर क्रोमेटिन का निर्माण होगा और क्रोमेटिन से निर्माण होगा अब क्रोमोसोम, जिनको हम कह रहे हैं गुणसूत्र। तो इस प्रकार आज हमने यहाँ पर 3 प्रकार के गुणसूत्रों को पूरा पढ़ा। आप इसको अच्छे से याद करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। बिल्कुल सरल सा, सिंपल सा टॉपिक था। साथ में मैंने यहाँ पर गुणसूत्रों के 3 प्रकार के साथ में मैंने आपको गुणसूत्रों की संरचना भी समझाई। मैंने आपको पहले भी कहा, गुणसूत्रों की संरचना हम आणविक जीव विज्ञान में पढ़ते हैं, यहाँ हम उनको नहीं पढ़ते। परंतु आप याद रखें, ये जो गुणसूत्र हैं, ये गुणसूत्रों की संरचना पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप गुणसूत्रों की संरचना नहीं समझते तो आपको बायोलॉजी पढ़ने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। इसलिए इस लेक्चर के अंदर ये जो मैंने एक्स्ट्रा बताया है आज यहाँ पर, ये एक्स्ट्रा वाला आप अच्छे से याद कर लें और इसको अच्छे से समझ लें, क्योंकि ये थोड़ा सा आपके लिए इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। ये वैसे आनुवंशिकता से संबंधित भी है, क्योंकि आनुवंशिकता को पढ़ने के लिए इसको पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि आनुवंशिकता में हम बात करते हैं गुणसूत्रों की, हम बात करते हैं जीन की। आनुवंशिकता में हम बात करते हैं कारक की। तो ये सभी कहाँ पर होते हैं? ये सभी हमारे गुणसूत्र से संबंधित है, हमारे डीएनए से संबंधित है। तो यदि आपको इनका नॉलेज नहीं होगा तो आप आगे इसको नहीं पढ़ पाएंगे। तो एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ पिछली स्लाइड्स को, और उसके बाद में हम आज के लेक्चर को ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पर देखें, हमने सबसे पहले बात की थी वायरल गुणसूत्र की। वायरल गुणसूत्र में ये संरचना जो आपको सामने दिख रही है, ये संरचना है आपका गुणसूत्र, विषाणु का गुणसूत्र। ये ऊपर जो दिख रहा है ये इसका कैप्सिड है। अंदर जो संरचना दिख रही है आपको, ये इसका आरएनए हो सकता है, ये इसका डीएनए हो सकता है। इसी प्रकार से दूसरा जीवाणुवी गुणसूत्र। जीवाणुवी गुणसूत्र में यहाँ पर ये जो संरचना है, यहाँ पर जो आपको लाल रंग की दिख रही है, यहाँ पर ये उलझे हुए धागों के समान दिख रही है, ये इसका डीएनए है और इसी से इसके गुणसूत्र का निर्माण होता है। और जीवाणु का गुणसूत्र द्विरज्जु की गोलाकार होता है। ये आप याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रज्जुक का मतलब क्या होता है मैंने बता ही दिया। रज्जुक, इसके अंदर भी 2 रज्जुकें हैं, एक ये और एक ये। यहाँ पर 2 रज्जुकें हैं और इस डीएनए के अंदर भी जो हमारा डीएनए है ये भी द्विरज्जु की। तो दोनों ही डीएनए यहाँ पर द्विरज्जु की है, दोनों ही द्विरज्जु की डीएनए, परंतु ये यूकैरियोट का है। इसको आप याद रखें। ये इस फोटो के साथ में है, इस स्लाइड पर है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रोकैरियोट का है, ये यूकैरियोटिक डीएनए है।
इस प्रकार चलते हैं हम अपने अगली स्लाइड की ओर, जहां पर ये यूकैरियोटिक गुणसूत्र आपके सामने दिया गया है। तो इसकी बात हमने अभी की है बिल्कुल, और सिंपल सा मैंने आपको बता दिया है किस प्रकार से डीएनए का गुणसूत्र का निर्माण होता है। हमारे गुणसूत्र संरचना जो एक्स के समान होती है वो हमारी कोशिका में उपस्थित होती है। हमारी कोशिका में, मैंने आपको कहा, बिल्कुल आप ध्यान रखें, हमारी किसी भी कोशिका में अभी गुणसूत्र नहीं है। हमारी किसी भी कोशिका में अभी गुणसूत्र नहीं है। हमारी किन कोशिकाओं में गुणसूत्र मिलेंगे आपको? जो विभाजित हो रही है। हमारे शरीर की सिर्फ उन्हीं कोशिकाओं में आपको गुणसूत्र मिलेंगे जो कोशिकाएं विभाजित हो रही है। बाकी सभी कोशिकाओं में क्रोमेटिन होता है। सभी कोशिकाओं में ये क्रोमेटिन आपको मिलेगा, चाहे आप हाथ की कोशिकाएं लें, चाहे पैर की लें, चाहे किसी भी अंग की लें, उसमें क्रोमेटिन ही मिलेगा। बट जो कोशिकाएं आपकी विभाजित हो रही है, नई कोशिकाओं का निर्माण कर रही है, उनमें आपको गुणसूत्र देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए अगर आपको किसी कोशिका में गुणसूत्र देखने हैं तो आप उन्हीं कोशिकाओं का उपयोग करते हैं जो डिवाइडिंग कंडीशन में है, जो विभाजित होने वाली अवस्था में है, विभाजन कर रही है, विभाजित हो रही है। उन्हीं कोशिकाओं का हम उपयोग करते हैं और उन्हीं में हम देख सकते हैं। जैसे अगर आपको गुणसूत्रों को देखना है, तो यूकैरियोटिक गुणसूत्रों को, तो इसके लिए आप लेते हैं रूट अनियन, प्याज की जड़। आपको कुछ भी नहीं करना होता है, एक बॉटल लेनी होती है, एक बॉटल के ऊपर आपको एक प्याज को उल्टा रखना होता है, इस तरह से। एक बॉटल पे आपको प्याज को इस तरह से रखना होगा। यहाँ उसकी आपने देखा होगा जड़ें निकली रहती कुछ इस तरह से। इस बॉटल में आपने पानी भर रखा है। आप इस बॉटल को छोड़ दें अगले कुछ 1 हफ्ता या 10 दिन या 15 दिन के लिए। अगर आप कुछ टाइम के लिए इनको छोड़ देते हैं तो यहाँ पर इसकी कुछ सफ़ेद रंग की जड़ें आप घर में करके देख सकते हैं, ग्लास के ऊपर इसको रख सकते हैं। कुछ सफ़ेद रंग की जड़ें यहाँ आपको लंबी लंबी काफ़ी सारी मिल जाएगी। इन जड़ों को लें आप। इन जड़ों का जो टिप है, बिल्कुल किनारा है, ये किनारा, इस किनारे की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो इनका जो किनारा है, बिल्कुल जो टिप है, उसकी कोशिकाएं लेंगे आप, और उनको जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे कोशिकाओं को तोड़कर, तो उसमें आपको बिल्कुल वैसे गुणसूत्र दिखाई देंगे जैसा इस चित्र में आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, इस एक्स की तरह। इस एक्स जैसे गुणसूत्र बिल्कुल आपको वहां दिखाई देंगे। तो जो कोशिकाएं विभाजित हो रही है उसी में हमें गुणसूत्र मिलेंगे। तो गुणसूत्र के साथ ये बताना जरूरी था, इसलिए मैंने बिल्कुल क्लियर किया है कि आप ध्यान रखें, हमारी कोशिकाओं में गुणसूत्र है, लेकिन कौन सी कोशिकाओं में गुणसूत्र है और कौन सी कोशिकाओं में गुणसूत्र नहीं है, यह आपको पता होना आवश्यक है। तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे गुणसूत्रीय विकार।